नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि कहीं न कहीं रेलवे के एग्जाम के ही पूछे हुए क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा 791 नंबर पहला क्वेश्चन आज से हो जाएगा कि इनमें से कौन सा एक तत्व धातु है। तो यहाँ पे आपको बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा एक धातु हो जाएगा। तो Fe ये होता है आपका आयरन, जो कि लोहा होता है, यही आपका एक धातु हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आपके लेटेस्ट पैटर्न पे जो 2022 में एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। Fe ये प्रतीक होता है आपका आयरन का, जिसे हम लोग कहते हैं लोहा। यह एक धात्विक तत्व है जिसे सामान्यतः लोहा कहा जाता है। और Fe ये आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व होता है। तो किस तत्व का हो जाएगा, ये 8वां समूह हो जाएगा। वहीं आपका Fe की परमाणु संख्या ये होती है आपकी 26। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाएंगे फैक्ट। और इसका घनत्व आप भी देख सकते हैं कि 7.86 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में टेलुरियम परमाणु क्रमांक जिसका हो जाएगा 52 किस परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है। तो ये किसके साथ में आएगा, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो ये आपका घिरा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं कि 34, 51, 53 और 84। तो जिनके परमाणु क्रमांक ये वाले नंबर हो जाएंगे तो उन्हीं से ये संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो टेलुरियम यहाँ से देख सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम टेलुरियम हो जाएगा और इसका परमाणु क्रमांक ये हो जाएगा 52। तो परमाणु क्रमांक और उसका रासायनिक नाम, तो ये सभी आपको याद रखना होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में सेलेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 34, एंटीमनी ये हो जाएगा 51, आयोडीन इसका परमाणु क्रमांक 53 हो जाएगा और पोलोनियम जिसका परमाणु क्रमांक 84 हो जाएगा। इन तत्वों से आपका घिरा हुआ है कौन, टेलुरियम। तो यहाँ से ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो यहाँ पे समूह 2 में पूछा गया है। तो इसमें आपका बेरिलियम ये भी होता है, कैल्शियम ये भी होता है, मैग्नीशियम ये भी होता है, लेकिन आपका सोडियम जिसका रासायनिक प्रतीक यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा Na, ये नहीं होता है। तो Na ये आपका सोडियम का होता है, जो कि समूह 2 के अंतर्गत ये नहीं आता है। तो सोडियम ये आवर्त सारणी के समूह 1 में उपस्थित एक क्षारीय तत्व होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है कि समूह 1 का नाम बताइए क्या होता है। तो इसे कहते हैं हम लोग क्षारीय धातुएं, इन्हें हम लोग कहते हैं क्षारीय धातुएं। तो समूह 1 के अंतर्गत क्षारीय धातुएं आती हैं जिसमें आपका सोडियम आता है, जबकि अन्य यहाँ पे देख सकते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम और रेडियम ये आपके समूह 2 के अंतर्गत आते हैं। और समूह 2 को हम लोग कहते हैं मृदाक्षार धातुएं, जो कि हम लोगों ने कल वाली क्लास में इनको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोगों ने ये नया चैप्टर स्टार्ट किया था कल वाली क्लास से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि इनमें से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित नहीं है। तो यहाँ से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक पीरियोडिक टेबल होनी चाहिए, जो कि आप साथ ही साथ वहाँ पे भी नज़र देखते जाएंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक पीरियोडिक टेबल आप ले लीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने के बाद वहाँ पे उसको देखा जरूर करें कि ये वाला जो प्रतीक है ये कहाँ पे मिलता है और क्या आवर्त होते हैं और क्या समूह होते हैं, ये सभी के सभी आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगे। तो आवर्त 3 में कौन सा नहीं है, ये हो जाएगा आपका Ge। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो Ge इसका रासायनिक नाम ये होता है जर्मेनियम। तो दिए गए विकल्पों में जो जर्मेनियम है ये आधुनिक आवर्त सारणी के 3 के अंतर्गत ये नहीं आता है। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने तत्व, उनके रासायनिक नाम और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका परमाणु क्रमांक
और उनकी संयोजकता और बाहरी कोष लास्ट, ये सभी हम लोगों ने अच्छे से चैप्टर, ये अपने आप में एक चैप्टर हैं, इनको अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो यदि आपको ये भी क्लासें देखनी हैं तो इससे पहले स्टार्टिंग में आपको जाना है, इसी चैनल पे हम लोगों ने केमिस्ट्री की आपकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पे क्रम वाइज आपको सारी की सारी क्लासें मिल जाएंगी स्टार्टिंग से। तो हम लोगों ने ये अपने आप में एक चैप्टर थे, तो ये स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो यदि आपने ये क्लासें नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं और वहाँ से अपना बेस मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं चैप्टरों का आगे यूज होता रहता है, जैसा कि आप यहाँ से क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो ये उनके नाम और ये प्रतीक चिन्ह, ये सभी हम लोगों ने वहाँ पे पिछली क्लासों में डिस्कस किए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को किस समूह के अंतर्गत रखा गया है। तो ये हम लोगों ने रखा है यहाँ पे 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा है। तो यहाँ पे आवर्त और समूह ये विशेष तौर पे आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट पैटर्न पे 2022 में पूछे गए थे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है। तो यहाँ पे ये समूह आपके दिए गए हैं, पेरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो ये समूह दिए गए हैं जिनमें आपको बताना है कि एक भी आपका उसमें धातु नहीं पाया जाता है। तो ये आपके हो जाएंगे 17वें तत्व में। मीन्स 17वें तत्व को हम लोग हैलोजन वर्ग बोलते हैं, जिसमें आपकी आती हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस प्रकार की जो गैसें हैं ये आती हैं 17वें में। तो आपकी कोई धात्विक तत्व इसमें नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं पाया जाता है और समूह 17 के तत्वों को हम लोग हैलोजन्स कहते हैं। तो यहाँ से ये देख सकते हैं, इनको क्या कहते हैं, हैलोजन, तो ये कहते हैं। और ये अति अभिक्रियाशील तत्व हैं, इनमें आपकी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन ये आती हैं। तो यहाँ से ये वर्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, समूह 17 से आपके काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि तत्वों को उनके किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया था। तो ये हम लोग करते हैं कि भिन्न भौतिक के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि तत्वों को उनके विभिन्न या भिन्न भिन्न भौतिक के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर कि कार्बन के किस समूह और आवर्त में मौजूद है। तो जो कार्बन है आपका, ये आपको बताना है ये किस समूह में और कौन से आवर्त में ये पाया जाता है। तो कार्बन को हम लोग समूह 14 के अंतर्गत रखते हैं और आवर्त 2 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो कार्बन ये समूह 14 और आवर्त 2 में मौजूद होता है और इस वर्ग के अन्य सदस्य यहाँ से देख सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये हो जाएंगे समूह 14 के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं। चूंकि कार्बन ये आवर्त सारणी के 14 का प्रथम सदस्य होता है, तो 14वें जो समूह होता है उसका ये पहला ही सदस्य होता है और इस कारण उस या इस उपवर्ग के तत्वों को कार्बन वर्ग के तत्व भी कहते हैं। तो इस वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन वर्ग का तत्व ये भी कहते हैं। और कार्बन का संकेत यहाँ से ये देख सकते हैं, इसे हम लोग सी से लिखते हैं और इसकी परमाणु संख्या ये हो जाएगी 6। तो ये आपके छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये अच्छे से आपको आने चाहिए, क्योंकि जब आप पिछली क्लासों में जब जाएंगे तो यहाँ से इनके न्यूमेरिकल टाइप के कुछ पूछे गए हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि इनका यूज यहाँ भी हो रहा है। तो इसीलिए आपको ये वाले चैप्टर अच्छे से पढ़ लेने होंगे। तो इसके लिए आपकी सारी की सारी क्लासें पिछली पढ़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं उनको। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे एक टेबल दी गई है, तो ये आपको बताना है सुमेलित करके। तो यहाँ पे हम बात करें, पहला नंबर हो जाएगा खोजे गए तत्वों की कुल संख्या। तो ये कल वाली क्लास में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। तो अभी तक कुल खोजे गए तत्व ये थे आपके 118, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व, प्राकृतिक रूप से टोटल उपलब्ध तत्व ये हो जाएंगे आपके 94। तो ये ए से कनेक्ट हो जाएगा। और तीसरा वाला हो जाएगा कि प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए तत्व, ये हो जाएंगे आपके 24।
तो यहाँ से देख सकते हैं कि पहले का डी, दूसरे का ए और तीसरे का वी, यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से सॉरी, यहाँ से डी नहीं है, सी तक ही है। तो पहले का सी से हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं कि पहले का सी, दूसरे का दूसरा वाला ए से हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने दिया है। चलिए वो तो ऑप्शन बाहर हो जाएगा, और दूसरे का ए, तीसरे का वी, तो ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनमें सिर्फ फेरबदल किया गया है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इनमें पहले का ए, दूसरे का ए दिया गया है, इसलिए ये आपके दोनों बाहर हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप ऑप्शन भी रिलेट करके देखा करें, हो सकता है आपकी गलती इन ऑप्शन में हो जाए। मान लीजिए ये वाले तो आपको अच्छे से आते हैं, लेकिन आप इन ऑप्शनों को रिलेट नहीं करा पा रहे हैं, तो आपकी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसलिए आपको इनको तो आना ही चाहिए, उसके बाद फिर ऑप्शन को रिलेट अच्छे से कराना चाहिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि एक आपका सूची के रूप में आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो जाएगा, सूची यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि आधुनिक आवाज सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, तो किस क्रम में इनमें व्यवस्थित किया गया है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एलपी और टेक्नीशियन में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आवाज सारणी में तत्वों को हम लोग उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये क्रम आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आधुनिक आवाज सारणी के अनुसार किसी तत्व के क्रमांक या भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों की आवर्ती फलन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये नियम होता है आधुनिक आवाज सारणी का नियम, ये होता है, ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। और इस नियम के अनुसार या इस नियम के आधार पर आवाज सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, जबकि आपका मेंडलीव ने अपनी आवाज सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब यहाँ से देख सकते हैं अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से इस क्वेश्चन पे आप स्टार डाल के जरूर लिख लेना, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आपका पूछा गया है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, तो ये आधुनिक आवाज सारणी के किस आवर्त से संबंधित हैं। तो जिस प्रकार हम लोगों ने इन तत्वों को देखकर डायरेक्टली इनको रासायनिक नाम में कन्वर्ट किया, इस प्रकार आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यदि आपको ये नहीं आता है, तो इसके लिए आपको पिछली क्लासें जरूर लेनी चाहिए, तब आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इनको हम लोग रखते हैं तृतीय आवर्त में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका आरआरबी जेई में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे तीसरे आवर्त में रखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। तो यहाँ पे पूछा गया है परमाणु संख्याओं के आधार पर, तो ये वर्गीकृत किया था मोजले। तो मोजले साहब ने ये आधुनिक आवाज सारणी के जनक भी माने जाते हैं, मीन्स जो आधुनिक पेरियोडिक टेबल है उसके जनक माने जाते हैं। और यदि आपका पूछा जाए कि पेरियोडिक टेबल के जनक, ये हो जाएंगे मेंडलीव, लेकिन यदि उसके साथ आगे जुड़ जाए आधुनिक आवाज सारणी के जनक, तो ये हो जाएंगे मोजले। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों लोगों में यही आपका अंतर है। इसमें लिखा होगा जो आवाज सारणी है इसके जनक हैं, तो ये हो जाएंगे मेंडलीव। यदि उसके साथ आगे ये जोड़ दिया जाए कि आधुनिक आवाज सारणी के जनक कौन है, तब हो जाएंगे मेंडलीव। तो दो प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छे से एग्जाम में ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। तो आधुनिक आवाज सारणी में मोजले ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्याओं या परमाणु क्रमांकों के आधार पर किया था, अर्थात आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी को 18 समूह और 7 आवर्तों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 8 तक बढ़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका हो जाएगा। आवर्तों में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, और आवर्त सारणी के वर्गों में सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो यहाँ से 2 से 3 फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप याद भी रख सकते हैं या उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में समूह या पूर्ण आवर्त वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं।
तो ये हो जाएंगे सी, यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 18। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस वर्ग के पूर्ण आवर्त वाले, तो वर्ग आपका हो जाएगा 18वां वर्ग। तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 18 में पूर्ण आवर्त वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपका कि जो अक्रिय तत्व हैं ये किस आपके वर्ग से संबंधित होते हैं, तो ये हो जाएंगे 18वें वर्ग से संबंधित। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया था। तो संक्रमण तत्व वह तत्व जिनमें दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं उन्हें हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन तत्वों के अंतिम कोष अपूर्ण होते हैं, मीन्स वह उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित हम लोगों ने सबसे पहले ही क्लासें ली थी। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं जो पिछली क्लासें हो चुकी हैं उनको आपको अच्छे से करके आना है रिवीजन, क्योंकि उन क्लासों का रिवीजन या उन चैप्टरों का रिवीजन आगे आपका होता रहेगा और यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो यदि आपको बेस मजबूत होगा तो आपको ये वाले चैप्टर या जो अभी छूटे हुए चैप्टर हैं आने वाले हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो जो पिछली क्लासें आपकी रह गई हैं तो उनको आप एक या दो करके एक दिन में अच्छे से कवर करके साथ ही साथ आ जाइए। तो यहाँ से कहा गया है कि जिन तत्वों के अंतिम दो कोष अपूर्ण होते हैं और उससे पहले के कोषों में 2 अथवा 8 इलेक्ट्रॉन संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जिनमें आपके 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे पहले, तो उन्हें हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और इन तत्वों में बाहरी कोष ये हो जाएगा आपका एन से पिछले कोष n-1 के डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और इन तत्वों के बाह्य कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन एवं उससे पिछले कोष में 9 से 18 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाया गया है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये किस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ये सभी हम लोगों ने पिछली क्लासों में इनको अच्छे से डिस्कस किया था। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। तो ये पहला तत्व आपका हो जाएगा लिथियम। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आपका हो जाएगा। तो लिथियम ये आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है, जबकि आपका हाइड्रोजन प्रथम अधात्विक तत्व होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। 2018 में जो एग्जाम हुआ था एएलपी टेक्नीशियन में, वहाँ पे पूछ लिया गया आपका प्रथम यहाँ पे धातु तत्व पूछ लिया गया। यदि इस बार पूछा जाए कि आपका प्रथम अधात्विक तत्व कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने होंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के गुण में होते हैं। तो उनमें आपके बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो RRB SSE का एग्जाम हुआ था 2014 में, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। और फ्रेंड्स अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी रेलवे के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रुप डी का हो, एएलपी एंड टेक्नीशियन का हो, RPF का हो, NTPC का हो, चाहे 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का, फिर उसके बाद RRB JEE का एग्जाम हो या फिर RRB SSE का एग्जाम हो, तो सभी रेलवे के द्वारा आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। और ये आगे क्वेश्चन जो भी अभी बचे हुए हैं और जो आगे क्लासें होने वाली हैं उनको भी आप अच्छे से कवर करके ज़रूर जाना। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जो भी वीडियो हम लोग डालेंगे या जो भी क्लास करेंगे वो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और प्रत्येक आवर्त एक नई मुख्य क्वांटम संख्या n के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होने के साथ शुरू होता है और बाह्य कोष पूर्ण होने के साथ आवर्त समान हो जाता है। किसी तत्व की आवर्त संख्या उस तत्व के बाह्य कोष की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व ये होता है क्षार धातु और अंतिम तत्व ये एक उत्कृष्ट गैस होता है। तो ये आपको 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार डाल के लिख लेना, ये प्रबल संभावना रहेगी एग्जाम में आने की। तो नोबेल गैसों को ये रखते हैं हम लोग 18वें वर्ग में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में
15वें, 16वें और 17वें, 18वें वर्ग के तत्वों को क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और अक्रिय गैस परिवार के तत्व कहते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः आपका हो जाएगा NH2 और P3 और NH2P4, NH2P5, NH2P6, ये हो जाएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अक्रिय गैसों को हम लोग नोवेल गैस भी कहते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना होगा। सीधे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन हैं तो यह समूह किससे संबंधित होता है? तो 12 प्रोटॉन वाले तत्व ये किस समूह के अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे समूह नंबर 2 के अंतर्गत। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही कथन का आपको चयन करना है। तो ए है कथन कि दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहा जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्षार धातुएं हम लोग दूसरे तत्व को नहीं कहते हैं, दूसरे वालों को कहते हैं मृदा क्षार धातुएं। कथन बी हो जाएगा कि पहले समूह के तत्वों को मृदा क्षार धातुएं कहा जाता है। तो पहले समूह को नहीं, हम लोग दूसरे समूह को कहते हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। और 17वें समूह के तत्व को हाइड्रोजन कहते हैं। हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। तो 17वें समूह को हम लोग हाइड्रोजन वर्ग कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपका सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए देख सकते हैं। बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? तो संक्रमण तत्वों की आपको विशेषताएं आनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से निकाल पाएंगे। तो ऑप्शन ए है कि इनमें अधिकांश का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, हम लोग उत्प्रेरक के रूप में कम करते हैं। और ऑप्शन बी है ये सभी वायु हैं, ये सही हो जाएगा आपका। और सी है कि ये सभी धातुएं हैं और उनमें क्वथनांक व गलनांक उच्च होते हैं। तो ये भी आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है गलत कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही आपके हो जाएंगे। तो इसलिए आपको सही के बारे में आपको आना चाहिए, तो गलत आप अच्छे से बाहर निकाल लेंगे उसको। तो इसलिए आपको सही आना जरूरी है। तो क्वेश्चन 2018 में आपका पूछा गया था ग्रुप डी में। तो आइए हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसके फैक्ट भी समझ सकते हैं कि वे तत्व जिनके वाह्यतम 2 कोष अपूर्ण होते हैं एवं अंतिम कोष या अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पाते हैं, वे डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो संक्रमण तत्वों की विशेषताएं यहाँ से देख सकते हैं क्या हो जाएंगी। तो सिल्वर, जिसका प्रत्येक चिन्ह एजी हो जाएगा, जिंक और कैडमियम को छोड़कर अन्य सभी तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी पहली विशेषता। सेकंड विशेषता आपकी हो जाएगी कि संक्रमण तत्व संकर या धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि ये अनुचुंबकीय लक्षण एवं उत्प्रेरकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका तीसरी विशेषता। चौथी हो जाएगी कि जिंक, कैडमियम और एजी मीन्स आपकी सिल्वर को छोड़कर लगभग सभी तत्व ये रंगीन आयन बनाते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी चौथी विशेषता। पांचवी हो जाएगी कि ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, मीन्स इनमें आपका करंट फ्लो हो सकता है। और ये सभी धातुएं होती हैं जिनका क्वथनांक व गलनांक ये आपका उच्च होता है। तो ये संक्रमण धातुओं की विशेषताएं होती हैं। तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, बाकी गलत तो आप अच्छे से पहचान ही जाएंगे। तो ये थे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ही पूछे हुए थे और आगे आने की इनकी प्रबल संभावना रहेगी। तो इसलिए आपको ये अच्छे से देख के जाना है और हो सके तो आप इन क्वेश्चनों को 2 से 3 बार जरूर किया करें, क्योंकि इनकी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहती है। तो हम लोग यहाँ से 25+ ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यदि इनके फैक्ट को भी डिस्कस कर लें तो आपके ये लगभग में आपके 50+ ही ये हो जाते हैं। तो हम लोग कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और उनके फैक्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है और ये आपको कंटेंट कैसा लगता है, ये ज़रूर आप बताया करें। बाकी हम लोग मिलेंगे कल वाली क्लास में, लेकिन उससे पहले हम आपको बोलेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को भी लाइक किया करें, क्योंकि जो भी नई क्लास आएगी तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा। मिलेंगे हम लोग नई क्लास में। जय हिंद।